क्या बहुत बड़ा है? अच्छा पैसा। कल सेकंड क्या कहते हैं, मीटर की परिभाषा लिखे थे ना। नेक्स्ट लिखिए किलोग्राम, 1 किलोग्राम। देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 4 डिग्री ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान, 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का। देखिए पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती है ना, ठोस, द्रव, गैस, है ना। ठोस से द्रव अगर पहुंचाना हो तो पदार्थ को जो है पिघलाना पड़ता है, यानी कि गर्म करना पड़ता है, क्यों जी। और द्रव से गैस में बदलना होगा तब भी क्या करना पड़ता होगा, गर्म करना पड़ता होगा, है ना। अगर ठोस से द्रव में बदल रहे हैं तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता जाता है। द्रव से फिर गैस में बदलेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों जी। यहाँ आयतन तो फिलहाल निश्चित होता है, लेकिन ठोस जो है बहुत थोड़े में भी आ जाता है, उसको पिघला देते हैं तो थोड़ा ज्यादा स्थान घेर लेता है वो, ठीक है। गर्म करेंगे द्रव में चेंज होगा और उसको गर्म करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। बात करें हम घनत्व की, तो जैसे ठोस से द्रव जाएंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम होगा ना। और द्रव से फिर जब गैस से जाएंगे तो घनत्व और कम हो जाएगा, ठीक है। घनत्व आयतन ये समझ में आया ना अवस्था में। इसी का उल्टा अगर हम ठंडा करेंगे तो गैस से द्रव चेंज होगा और ठंडा करेंगे तो ठोस में चेंज हो जाएगा। ठंडा करने पर आयतन क्या होगा, घटेगा। गैस से द्रव में करेंगे तो आयतन घटेगा, फिर द्रव से ठोस में करेंगे तो आयतन घटेगा। घनत्व की बात की जाए तो घनत्व भी ऐसे घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। घनत्व जो है द्रव पहुंचेंगे तो बढ़ेगा, फिर ठोस पहुंचेंगे तो बढ़ेगा और बढ़ जाएगा। जल की बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या होता है, बर्फ होता है ना। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे द्रव में भी बदल जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। बीच में एक और तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इस हिसाब से बर्फ से द्रव का ये आयतन क्या होना चाहिए, आयतन अधिक होगा, फिर ये आयतन बढ़ जाएगा। घनत्व की बात की जाए तो घनत्व कम होगा और ये और कम हो जाएगा, है ना। ये जनरल तौर पे सामान्य पदार्थों में होता है, ये सामान्य पदार्थों की क्वालिटी है। लेकिन जल हमारा एक ऐसा पदार्थ है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये द्रव अवस्था में होता है तो इसका आयतन सबसे कम होता है। आयतन क्या होता है, सबसे कम, और घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। और जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे, बर्फ पे पहुंचेगा, जैसे ठोस अवस्था में पहुंचेगा तो इसका आयतन बढ़ जाता है ना। और घनत्व जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए एक चीज और देखिए, जैसे द्रव में कोई ठोस पदार्थ अगर तैरता है या और कोई पदार्थ इस पर तैरता है, ठीक ना, तो उसका घनत्व का मतलब वैसा समझ लीजिए एकांक आयतन में, है ना। एकांक आयतन के पदार्थ का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान समझ रहे कणों को कहते हैं। एकांक आयतन में जो उसके कण होंगे, कणों की जो मात्रा होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। या गांव में आप लोग गजिन और बिलड़ सुने हैं ना, वही समझ लीजिए घनत्व है। अगर वो गजिन है यानी कि नजदीक है तो उसको बोलते हैं घनत्व उसका ज्यादा है, सघन है।
है ना। और उसके बाद जो अगर वो दूर दूर है तो उसका घनत्व तो कम है ना, यानी कि वो विरल है। अब तो समझ में आ गया घनत्व, उसका घनत्व का मतलब कहाँ दीजिए। अच्छा ठीक है, आयतन बढ़ गया। बाकी और पदार्थों की हम बात कर रहे हैं, समान पदार्थों का। तो जैसे ही वो ताप घटाएंगे, ठोस में जब पहुंचेगा तो उसका आयतन घट जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, समान पदार्थों का जो हम ऊपर समझाएंगे। लेकिन दरों को देखिए, जब ये कम ताप पे आते हैं इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, और घनत्व क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, घनत्व का इसको हम बताते हैं, प्रयोग करके भी बताते हैं। अभी आप लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ, जैसे ये दरो हो गया और ये एक ठोस पदार्थ हो गया। ठोस पदार्थ दरों पे क्या होता है, तैरता है। कोई पदार्थ किसी दरों पे तैर रहा है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है, वो तो है ही, उत्प्लावन बल और ये सब तुलना ढमका पर निर्भर करता है, वो बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज और है, घनत्व पर भी डिपेंड करता है। जो पदार्थ इसमें तैर रहा है, अगर उसका घनत्व कम होगा तो वो तैरेगा, ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। क्लियर? कभी आपने बर्फ को देखा होगा, पानी में क्या होता है, बर्फ का घनत्व क्या हो गया, पानी से कम होगा ना। जबकि हम ये बता रहे हैं जो ठोस पदार्थ होता है, जनरल तौर पे ध्यान दीजिएगा, ठोस पदार्थ और दरों की बात कर रहे हैं, ठोस का घनत्व ज्यादा होगा ना। आप लोग ये पढ़े हुए हैं कि ठोस पदार्थ में कण अधिक पास पास होते हैं, इसका घनत्व ज्यादा होगा, और दरों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन हम बर्फ और इसकी दरों, मतलब बर्फ और जल की बात कर रहे हैं, जल H2O की, इसके कंडीशन में ये नियम लागू नहीं होता है ना। इसके कंडीशन में क्या होता है, जब ये ठोस हो रहा है तो इसका घनत्व घट जा रहा है। कैसे पता चला घट जा रहा है? हमने देखा कि जब बर्फ को पानी में रखा तो उतर रहा है, इसका मतलब बर्फ का घनत्व पानी से क्या है, कम है। समझ में आया? और जब वो दरो है तो उसका घनत्व अधिक है। ठीक है, ये जो है असामान्य गुण जल में इसके हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाइड्रोजन, H2O ऐसे जुड़ा होता है ना, ऑक्सीजन H से जुड़ा होता है। हालांकि ये इस तरीके से नहीं, त्रिकोण में जुड़ा होता है, 105 डिग्री के लगभग कोण होता है इनके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में, है ना, दोनों हाइड्रोजन के बीच में। जहां भी जिस पदार्थ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसका जो व्यवहार होता है असामान्य हो जाता है। असामान्य का मतलब जो सामान्य तौर पे व्यवहार पदार्थ प्रकट करते होंगे उससे वो भिन्न हो जाएगा। समझे ना? आप जानते होंगे, सुने होंगे, ठंडियों के दिन में पाइप की टंकी फट गई, या फिर जो है सॉरी पाइप फट गई है ना, टंकी का जो पाइप होता है वो फट गया, ऐसा कुछ सुने होंगे। दिल्ली में जो है पाइपें फट गई। या ये भी सुने होंगे कि जब फ्रिज में बोतल रखा जाता है तो थोड़ा सा खाली रखा जाए पानी का, पूरा भर के ना रखा जाए। क्यों? क्योंकि जब वो पूरा भर के आप रखेंगे और जैसे ही ये बर्फ में बदलेगा, बर्फ में बदलने से इसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये बोतल आपका फट सकता है। और जो इसके फटने के एग्जाम्पल आपका सुनते भी होंगे आए दिन ठंडी के दिनों में पेपर में, कि जो है पाइप फट गई है ना, तो उसका कारण क्या होता है, पूरे पाइप में पानी खूब बढ़िया से भरा हुआ है, ठंडी लगती है तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है, और ये पाइप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझे ना? तो जल जो है, जल का H2O का बात करें हम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घनत्व घट जाता है। सबसे ज्यादा आयतन द्रव का कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, सॉरी सबसे कम आयतन कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सबसे ज्यादा घनत्व किस पे होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसलिए यहाँ पे कितना टेम्परेचर लिया गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। घनत्व ज्यादा होगा, आयतन कम होगा, तो जो 1 लीटर का पात्र लेंगे उसमें थोड़ा ज्यादा पानी आएगा ना। बोलो, जनरल तौर पे आप लोग जानते होंगे 1 लीटर का जब हम वजन करते हैं तो 950 ग्राम के आसपास आता है। लेकिन जब हम उस जल को कितने डिग्री पे कर ले, 4 डिग्री पे, उसको ठंडा करके 4 डिग्री पे कर ले, तो 1 लीटर का जो पात्र होगा उसमें कितना किलोग्राम आ जाएगा, एग्जैक्ट 1 किलोग्राम जल आएगा। क्यों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका आयतन सबसे कम होगा। जब आयतन द्रव का कम होगा तो उतने ही क्षेत्र में ज्यादा पानी भरा जाएगा ना, क्यों जी? और जब उसका आयतन बढ़ेगा तो उतने ही क्षेत्र में कम पानी भर पाएंगे। तो इसलिए कितना डिग्री लिया गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव का आयतन सबसे कम और घनत्व तो सबसे अधिक होगा, है ना। इसलिए कौन सा टेम्परेचर लिया गया, 4 डिग्री।
तो यहाँ पे 4 डिग्री टेम्परेचर लेने का मतलब समझ में आ गया क्यों लिया गया। तो आप अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये ऐसा क्यों होता है, जनरल तौर पे जो द्रव होता है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन जल के केस में जब ये द्रव अवस्था में है तो घनत्व सबसे अधिक है ना, और ठोस होने पर इसका घनत्व घट जा रहा है। तो इसके लिए आप बोलोगे क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन, और किसी यौगिक में यदि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो उसके अंतर्गत वो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, मतलब जो बाकी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उससे वो भिन्न। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिया गया ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अथवा देखिए लिखिए, परमाणुवीय स्केल पर, परमाणुवीय स्केल पर परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन कार्बन 12, जैसे उसमें लिखे थे क्रिप्टॉन 86, 12 क्या है कार्बन का, क्या लिखे, कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, कार्बन 12 लेने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है क्योंकि कार्बन आसानी से उपलब्ध होने वाला तत्व है। ठीक है, किसी भी जीवित पदार्थ में कार्बन जरूर पाया जाएगा ना, और तत्वों की अपेक्षा कार्बन सबसे आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए कार्बन लिया गया। यहाँ पे परिभाषा में देखिएगा, चलिए एक इसी लेसन में है, पहले लेसन में है केमिस्ट्री के, और उसमें पढ़ने को पाएंगे। फिलहाल दीजिए यार टेस्ट वगैरह तो इतने लोग फाड़ना तो इधर देखो, ध्यान दीजिएगा। किसी भी पदार्थ की मोल संख्या का, किसका, मोल संख्या का या मोल का परिभाषा सूत्र होता है पदार्थ का भार, या हम ये कहें द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। ठीक है, किसमें, ग्राम में, बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अभी मोलर द्रव्यमान क्या होता है वो भी समझ लीजिए। अगर परमाणु है तो परमाणु है, परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार, आयन है तो आयन भार, वो उसका क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, मोल संख्या का। ठीक, और एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.023 गुणे 10 की घात 23। इतने कण होते हैं, है ना। कण का मतलब अगर वो परमाणु होगा तो इतना परमाणु, अणु होगा तो इतना अणु होंगे, आयन होगा तो इतना आयन होंगे, कुछ भी यहाँ पे कोई भी चीज जो होगी उतना वो हो जाएगी। ठीक है, इतना ईंट भी लिख सकते हैं तो उसके ईंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 गुणे 10 की घात 23।
ये एक संख्या है जिसे मोल संख्या, एक मोल की इतनी वैल्यू होती है, एक मोल संख्या का मान इतना होता है। इसको हम कौन सी संख्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या। एक मोल संख्या का मान कितना होता है पूछा जाएगा आपसे, तो बोलेंगे 6.023 गुणे 10⁻23। इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या। अब चलिए 1 किलोग्राम उसने क्या बताया है? परमाणुकीय स्केल पे कहा है उसने 1 किलोग्राम कार्बन 12 के, कार्बन 12 के कितने परमाणु हैं? परमाणु की संख्या कितनी दी गई है? 5.825 परमाणु होंगे। ये परमाणु की क्या दी गई है? संख्या दी गई है, ठीक ना। कार्बन 12 के इतने परमाणु का जो वजन होगा वो कितना होगा? 1 किलोग्राम। हमें देखना है कि वास्तव में इतना होगा कि नहीं होगा, चेक कर लें। आप जानते हैं कि 6.023 गुणे 10⁻23 अगर कण हुआ यानी कि 23 परमाणु हुआ तो उसका मान कितना होगा? 1 मोल। बोलिएगा, अगर हम एक परमाणु की बात करें तो कितना मोल हो जाएगा? 1/6.023 गुणे 10⁻23 इतना मोल होगा। बोलो, एक परमाणु का इतना मोल हो जाएगा। हमारे पास कितने परमाणु हैं? कितने परमाणु को बोल रहा है? 5.018810⁻25 परमाणु बराबर कितना हो जाएगा? 5.0188 गुणे 10⁻25 बटे 6.023 गुणे 10⁻23 मोल। इतने परमाणुओं की मोल संख्या इतनी आ जाएगी, ठीक है। बोलो, समझे? अब मोल संख्या का फार्मूला अपने ऊपर लिखा है, मोल संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोल संख्या हमारे पास कितना है अभी? 5.01888 गुणे 10⁻25 बटे 6.023 गुणे 10⁻23। ये समझे? बराबर क्या? द्रव्यमान हमको निकालना है ना भाई, द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान हमें पता करना है बटे कितना? मोलर द्रव्यमान। कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना है? मोलर द्रव्यमान मैंने बोला कि अगर परमाणु होगा तो परमाणु भार, अणु होगा तो अणु भार, जो भी होगा आयन होगा तो आयन भार। तो कार्बन परमाणु की बात की जा रही है ना, कार्बन परमाणु का भार कितना होता है? कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, लिखा भी है और उसने कहा भी है कार्बन 12। अब 12 से इधर लेके आके हम गुणा करा दें। 12 से गुणा अगर कराएंगे तो देखिएगा ध्यान से, 5.0188 गुणे 10⁻³ कितना हो गया? 2। 25 में से 23 गया, भाग में घातें घटती हैं, बटे 6.023 गुणे 12 बराबर किसके हो गया? द्रव्यमान। इतना समझे? हाँ, और ये द्रव्यमान किस में निकलेगा? देखो, द्रव्यमान हमने किस में बोला? 12 से गुणा कराएं, 12 × 96 105 और 12 × 1 = 12 और 10 22। क्यों जी? 12 × 5 दशमलव कितना हो जाएगा? 10⁻² बड़े 6.023 है ना, बराबर ये कितना है? द्रव्यमान के। और आगे देखिए, इस दशमलव को अगर हम एक इधर खिसकाएं, 1 0 क्या हो जाएगा? नहीं, घात में 1 क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। दशमलव को बाईं ओर खिसकाने पर घात में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जितना अंक आप बाईं ओर खिसकाएंगे दशमलव को, उतना घात में वृद्धि हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान दीजिएगा, 6.0225 गुणे 10⁻³ बटे 6.023। और आगे देखिए,
राउंड ऑफ आपने सीखा होगा, राउंड ऑफ, नंबर राउंड ऑफ करना। जैसे दशमलव के बाद कुछ ही अंक तक हम उसको लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। जहां से हमें छोड़ना है उसके बाद वाला अंक देखते हैं, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो पहले 1 जोड़ के तब छोड़ते हैं, अगर 5 से कम है तो बिना जोड़े छोड़ देते हैं। तो दो, जैसे हमें यहीं तक लिखना है, यहाँ तक मान लो लिखना है, तो हो क्या रहा है देखो, दशमलव के बाद कितना अंक हो गया, 3। हमें दशमलव के बाद मान लीजिए 3 अंक तक लिखना है, यहां तक लिखना है, इसके बाद के नंबर को छोड़ना है, यहां से छोड़ना है। तो ये 5 है ना, तो उसके पहले क्या कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6.023 बटे 6.023 गुणे 10⁻³ ग्राम। तो यार उठा के लेके जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो अभी कितना हो जाएगा 10⁻³ ग्राम। समझ में आया ये, 10⁻³ ग्राम हो गया। 10⁻³ को बोलो कितना ग्राम, बराबर कितना, 1 किलोग्राम। परिभाषा सही, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? परमाणुीय स्केल पे नापा जाएगा तो कार्बन 12 के कितने परमाणुओं का वजन 1 किलोग्राम होगा भैया, 5.0188 गुणे 10⁻25 है ना। इतने परमाणुओं का वजन कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा। ये 2 परिभाषाएं हो गई। और एक परिभाषा है कि जो है आपका, ये तो कोई खास वैसे परिभाषा नहीं है, पेरिस के निकट एक स्थान है सेवेरस, पेरिस में एक स्थान है सेवेरस, पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी है, उसी के निकट एक स्थान है क्या, सेवेरस। तो जैसे अभी नासा का एक केंद्र है, वैज्ञानिकों का एक सेंटर है, वैसे पहले या अभी भी, अभी तो फ्रांस का, लेकिन पहले विश्व का वो एक वैज्ञानिक केंद्र हुआ करता था सेवेरस। तो जितने मात्रक बनाए गए थे, है ना, जैसे लास्ट एमकेएस पद्धति किसने खोज की थी, फ्रांस ने की थी ना, ये तो बताया था हमने। तो जो मात्रक बनाए गए, उनका जो बाट बनाया गया, जैसे 1 मीटर लंबाई की एक छड़ बना ली गई, ठीक ना, समझ रहे ना, एक छड़ बनाई गई, उसकी लंबाई कितनी रखी गई, 1 मीटर। ऐसे ही एक बाट बनाया गया, उसका वजन कितना था, 1 किलोग्राम। और उनको उस सेवेरस के निकट जो उनका वैज्ञानिक केंद्र है, अभी भी वहां पे रखा गया है। तो जो बाट बनाया गया था, हाँ, उसी की प्रतिलिपियां वहीं से दी गई है। जब भी किसी को शंका होगा कि हमारा वजन 1 किलोग्राम नहीं है, मतलब हमारे बाट का नहीं है, वो वहां से जाकर के मिला सकता है, तौल सकता है, ठीक है। और वो जो बनाया गया है वो कभी उसका क्षारण नहीं होगा। क्षारण का मतलब, अभी लोहे वाला बाट जानते हैं ना, वो अगर अभी यहाँ पे रख दें, हम पानी में रख दें या उसमें रख दें जहाँ पे नमी हो, तो उसमें मोर्चा लगेगा और धीरे धीरे उसका क्षारण हो जाएगा। एक आध 2 साल में कुछ ना कुछ उसमें जो है द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन जो वहां पे बाट बनाया गया है वो प्लेटिनम और इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम धातुओं की मिश्र धातु बनाई गई, जिसमें आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मोर्चा वगैरह नहीं लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि बहुत थोड़े से पार्ट का ही वजन उसका कितना है, 1 किलोग्राम है, समझे ना। 1 किलोग्राम के लिए बहुत बड़ा उसको करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा बाट है, क्योंकि उसका अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिया गया था, क्योंकि उस समय द्रव का आयतन सबसे कम होगा। तो प्लेटिनम और इरिडियम जब मिलाया गया तो जो मिश्र धातु बनी उसका भी आयतन क्या हो गया, कम हो गया। और उस आयतन, कम आयतन का वजन कितना बनाया गया, 1 किलोग्राम। बहुत सारे कारक हैं, है ना। तो ये भी एक आता है कि फ्रांस में यानी पेरिस में रख के एक धातु, मिश्र धातु किसका किसका होगा, प्लेटिनम और इरिडियम। मिश्र धातु के एक टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम। तो इस परिभाषा से कोई खास मतलब नहीं है ना। पेरिस में रखे प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु के एक टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम ना, 1 किलोग्राम माना गया। तो इसका कोई वो मानक नहीं है, लेकिन इसमें कोई समझने भी जैसी चीज नहीं है ना। लंबाई का भी बता सकते हो ऐसे कि पेरिस में एक प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, ये भी बता सकते हो।
लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन वो चाहिए जिसमें जिसका जो है कोई मानक हो, है ना, जिसको डेरिवेशन या जैसे भी हो नंबर के रूप में प्रकट कर सकते हो। तो ये दो आपके हो गए। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है ये दोनों, तो तीसरा आप बता सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आप समझने के लिए है कि वहाँ जब इतने वजन का एक बाट बनाया गया, किसका बाट बनाया गया? प्लेटिनम और इरिडियम। उसका वजन कितना है? 1 किलोग्राम। ये दोनों परिभाषाएं समझ में आई 1 किलोग्राम की? 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला और ये वाला। कार्बन 12 के कितने परमाणुओं का? 5.011 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं का जब द्रव्यमान निकाला जाएगा तो उसका वजन कितना आएगा? 1 किलोग्राम। क्लियर हुआ भाई? चलिए अब हेडिंग डाल। अच्छा, किलोग्राम में, किलोग्राम के अन्य मात्रक है कुंटल। एक कुंटल में कितना किलोग्राम? एक कुंटल बराबर बताते हैं 100 किलोग्राम, ठीक ना। और 1 मीट्रिक टन, या इधर देखिए 1 मीट्रिक टन बराबर होगा, 1 मीट्रिक टन ये बराबर होता है आपका 10 कुंटल। कितना? 10 कुंटल। तो इस हिसाब से कितना किलोग्राम? 1000 किलोग्राम, है ना, 1 मीट्रिक टन। तो ये दो और मात्रक लिख लीजिए उसी में, है ना। द्रव्यमान के अन्य मात्रक में 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 कुंटल, है ना। हाँ, ये करने की जरूरत नहीं है अभी। तो ये हम जैसे वो पढ़ाएंगे तुम्हारा, हाँ समझ लो, लिख लो कहीं। लेकिन ये है कि अभी इसको हम पढ़ाएंगे ना केमिस्ट्री में, तो समझ लीजिए। समझ में आया भाई? ये नोट कर लो। दिख तो रहा है यार।